हेलो डियर फ्रेंड्स, एचसीएल के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो साल 2022 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास रहने वाली है 10th साइंस के बारे में। ठीक है, जो हम पूरी डिटेल से क्लास में चर्चा करेंगे उससे पहले एक मोटिवेशनल क्विट के साथ क्लास शुरू करते हैं। बापू तेरी पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, बापू तेरी पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, बापू तू सपने देख सपनों को पूरा तेरे लाल करेगा, सपनों को पूरे तेरे लाल करेगा। आइए चल शुरू करते हैं दोस्तों क्लास को। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस साइंस से जुड़ी जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो ठीक है, आज की हमारी क्लास है साइंस। ठीक है, हम बात करेंगे कि 10th का क्या सिलेबस है, हम किस हिसाब से पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा शेड्यूल रहेगा। ठीक है, तो साइंस के लिए हम साइंस के 4 भागों में, वैसे 10th की क्लास की बुक है 4 भागों में डिवाइडेड है, लेकिन एक ही बुक है, एनसीईआरटी का सिलेबस है। ठीक है, जो ऑल इंडिया लेवल में एक ही चलने वाला सिलेबस है। तो एक सबसे पहले आता है हमारे पास रसायन का भाग, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा भाग आता है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी। ठीक है, पूरी डिटेल में सारी क्लासें अप टू एग्जाम तक पूरा डिटेल्स में सिलेबस होगा। उसके बाद एक आता है भौतिकी का पार्ट, फिजिक्स कहते हैं जिसे, भौतिक विज्ञान। और एक आता है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो चैप्टर है उसके पार्ट। ठीक है, इनमें कौन कौन से चैप्टर हैं, 2022 बोर्ड में कौन कौन सा सिलेबस है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कौन सी क्लास में कौन सा चैप्टर करेंगे उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखो, रसायन में जो हमारे पास चैप्टर है, एक तो है पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया वाला, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो हमारे पास है अम्ल सार एवं लवण, अम्ल सार एवं लवण। तीसरा चैप्टर जो हमारे पास है वो है धातु और अधातु का, धातु और अधातु का। केमिस्ट्री के बात करें तो टोटल साइंस की बुक में 5 चैप्टर हैं, जिसमें 2022 में कोरोना के कारण सिलेबस में से 3 चैप्टर हैं, 2 चैप्टर हटाए गए हैं। लेकिन हम पूरे डिस्कस पहले तो जो हमारे सिलेबस में है उसके बारे में करेंगे, उसके बाद में जो अदर्स क्लासें बचेगी उसको करेंगे। ठीक है, अब चौथा चैप्टर हमारे पास रहने वाला है कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, उसके यौगिक। और 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, आवर्त वर्गीकरण। लेकिन 2022 का जो सिलेबस है उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल सार एवं लवण, धातु एवं अधातु, ये 3 चैप्टर शामिल है। उसके बाद बात करते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी के जो पार्ट है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं। उसमें जो छठा चैप्टर स्टार्ट होता है वो है हमारा जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। 7वां चैप्टर जो हमारा रहेगा वो रहेगा नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। 8वां चैप्टर रहेगा कि जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। 9वां चैप्टर है आनुवांशिक, आनुवंशिकी, जेनेटिक्स एवं जैव विकास, जैव विकास। ठीक है, इन चैप्टरों में से
ये 3 चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर है। जीव जनन कैसे करते हैं ये चैप्टर हटाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान के अंदर 4 चैप्टर है। 9वां चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के बारे में है। 10वां चैप्टर है वो है कि नेत्र वाला। ठीक है, 11वां चैप्टर है विद्युत के बारे में, और 12वां चैप्टर है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सॉरी, 13वां चैप्टर है ये। 9 चैप्टर तो यहाँ हो गए। 10वां चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है। 11वां चैप्टर है वो नेत्र बिंब वाला वो है। ठीक है, और 12वां चैप्टर है विद्युत, और 13वां चैप्टर है विद्युत धारा एवं चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव फिजिक्स के चैप्टरों में से एक ये नेत्र वाला चैप्टर बाहर है, बाकी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, 3 चैप्टर हमारे सिलेबस में है। ये हो गया 10वां चैप्टर, ये हो गया 11वां चैप्टर, ये हो गया 12वां, और ये हो गया 13वां। ठीक है, अब 14वां, 15वां, 16वां टोटल 16 चैप्टर हैं। उनमें से पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर है 14वां, वो है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत। 15वां चैप्टर है जो मतलब पर्यावरण से संबंधित है 15वां और 16वां चैप्टर। ठीक है ना, इसमें मतलब ऊर्जा के प्रवाह के बारे में दे रखा है कि हमारे पर्यावरण के बारे में क्या, ये हमारा पर्यावरण के बारे में है, और प्राकृतिक संसाधन के बारे में है। प्राकृतिक संसाधन के बारे में है 16वां चैप्टर। इनमें से 14वां बाहर है, 15वां और 16वां 2 चैप्टर जो हमारे सिलेबस के अंदर है। हम डिटेल से पूरा का पूरा सिलेबस SCL साइंस करियर लाइन के इस YouTube चैनल पर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास को ज्वाइन करें, ताकि पूरा सिलेबस हम डिटेल्स में कर सके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले बायोलॉजी के चैप्टर। ठीक है ना, फिर केमिस्ट्री और भौतिक विज्ञान, उसके बाद पर्यावरण के चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो है जैव प्रक्रम। पूरा 80 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, 80 नंबर में से लगभग 23 या 24 नंबर में बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, लगभग 10 से 15 क्लास में हम इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, मार्च में एग्जाम है, मार्च में एग्जाम तक पूरा का पूरा सिलेबस हम इस चैनल के माध्यम से कर लेंगे। ठीक है ना, अब हम शुरू करने वाले जो चैप्टर हैं वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम। ठीक है, ये चैप्टर इस बार जो 2022 का बोर्ड है उसमें 9 नंबर का चैप्टर है। 9 नंबर का चैप्टर है। 9 नंबर काफी मायने रखते हैं, बहुत अच्छा वेटेज है। तो इस चैप्टर को काफी ढंग से पढ़ना और पूरी डिटेल्स के साथ इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जैव प्रक्रम होता क्या है? वे सभी, हम लिखते हैं परिभाषा, वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों में अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से
अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे भाई हम पोषण करते हैं, ठीक है, हम श्वसन करते हैं, हम उत्सर्जन करते हैं, जितनी भी जो सारी प्रक्रिया हम मतलब जीवित रहने के लिए, अनुरक्षण के लिए करते हैं, वो जैव प्रक्रम में शामिल होती है। इस चैप्टर के अंदर हम इस चैप्टर को 4 भागों में डिवाइडेड कर देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। इस चैप्टर के मुख्य रूप से 4 भाग हैं। वो है हमारे, सबसे पहले हमारे पास आता है पोषण, उसके बाद आता है श्वसन, ठीक है, उसके बाद आता है वहन कह दो या सेवन कह दो, जिसमें हृदय के बारे में और रक्त के बारे में दे रखा है, और उसके बाद में बात करेंगे हम उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन के बारे में, उत्सर्जन जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकालना, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले 1 नंबर पोषण, 2 नंबर श्वसन, 3 नंबर सेवन और 4 नंबर उत्सर्जन, ठीक है। पूरा डिटेल्स में जानेंगे और काफी डिटेल्स में दे रखा है इन चैप्टर इन पार्टों के बारे में। तो पोषण शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक इस एनसीईआरटी का जो ये चैप्टर शुरू होता है उसमें दे रखा है कि स्वपोषी विषमपोषी के बारे में, ठीक है। सजीव और निर्जीव के बारे में जानते ही हो आप। इस चैप्टर में सजीव और निर्जीव के बारे में जो मतलब श्वसन की क्रिया करता है वो सजीव है, जिसमें श्वसन की क्रिया विधि नहीं होती है वो क्या है? निर्जीव है, ठीक है। तो चैप्टर को शुरुआत करते हैं। हेडिंग रहेगी हमारी पोषण। पोषण को पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे। पोषण क्या होता है? पोषण, ठीक है। पोषण के कितने प्रकार हैं, पोषण क्या होता है, ठीक है। पोषण के बारे में पूरा डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो पोषण क्या है? पचे भोजन का अवशोषण करना, ठीक है ना। जो भी भोजन का पहले तो मतलब भोजन का अंतःग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना और भोजन को अनुरक्षण के लिए उपयोगी बनाना, ठीक है ना। 3 पॉइंट लिखने हैं तो पहले लिख लेते हैं। पचे भोजन का अवशोषण करना, ठीक है। उसके बाद में भोजन का अंतःग्रहण, ठीक है। और भोजन या पोषण को कह सकते हो, ठीक है। पोषण को लिख लो। पोषण को अनुरक्षण के लिए उपयोगी बनाना, ठीक है। ठीक है, ये 3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। पोषण होता है क्या? अनुरक्षण हमने पहले ही पढ़ा था। वे मतलब जैव प्रक्रम में वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर के लिए अनुरक्षण में जैव प्रक्रम में जो शामिल है वो पोषण है, श्वसन है। उसमें पोषण के लिए पचे भोजन का अवशोषण करना, भोजन का अंतःग्रहण करना और पोषण को अनुरक्षण के लिए उपयोगी बनाना, ठीक है। वही क्या है? पोषण है। अब पोषण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। जो एक तो है स्वपोषी, दूसरा है आपका विषमपोषी। विषमपोषी, ठीक है। स्वपोषी भी विषमपोषी। स्वपोषी क्या होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। विषमपोषी वे प्राणी होते हैं जो अपना भोजन, ठीक है, या भोजन का वह प्रकार
जो किसी दूसरों पर निर्भर हो, ठीक है ना। जो भोजन करते हैं जो किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं, जैसे हम भाई मानव भोजन करता है तो वो किसी जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है या फिर किसी पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है। जबकि स्वपोषी में हम बात करें कि पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, जल की सहायता से, ठीक है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से, ये स्रोत होते हैं, ठीक है। स्वपोषी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या है, तो हेडिंग हमारी रहेगी स्वपोषी, उसके बाद विषमपोषी को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्वपोषी से। जो अच्छे नंबर लाना चाहता है 10th साइंस में, वो जरूर क्लासों को डेली ज्वाइन करे और पूरे नोट्स सही ढंग से बनाए। आप एक बार से ढंग से पढ़ोगे, सिलेबस सबने कर लिया होगा 10th का, और पूरा सही ढंग से एक बार पढ़ोगे, पूरी क्लासें अटेंड करके, तो आप 100% सक्सेस है कि 90+ नंबर आ जाएंगे साइंस में, ठीक है। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, 10-11 चैप्टर है, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं स्वपोषी के बारे में। स्वपोषी, तो इसमें परिभाषा लिखेंगे कि पोषण का वह प्रकार, पोषण का वह प्रकार जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अन्य किसी स्रोत या अन्य किसी पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। नहीं रहता है। अब देखो किसके माध्यम से बना सकता है, तो लिख लेना कि सूर्य का प्रकाश, जल, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना सकता है, ठीक है। कैसे बनाता है, कैसी प्रक्रिया होती है? अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है, यहां लिख लेना एक पॉइंट लगाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है CO2 H2O, जो क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ही सहायता से, सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब कैसे बनता है कार्बोहाइड्रेट, कौन सी प्रक्रियाएं होती, क्या रासायनिक अभिक्रिया है जिसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जो क्लोरोफिल जिसके कारण पत्तियों का हरा रंग होता है, ठीक है, हरा पौधा होगा वो ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से अपना भोजन स्वयं बना सकता है, ठीक है। सूखा पौधा ऐसी प्रक्रियाएं नहीं कर सकता है। तो हम जानेंगे कौन कैसी रिएक्शन होती है। उससे पहले बता दें पोषण का वह प्रकार जो भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है, अन्य किसी पर निर्भर नहीं रहता, वह क्या है, स्वपोषी है। सूर्य का प्रकाश, जल और CO2, इनके माध्यम से स्वपोषी अपना भोजन बना सकता है। और CO2 H2O क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की सहायता से कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ठीक है। अब देखो जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है सूर्य के प्रकाश में, तो जानेंगे उसके बारे में। रासायनिक अभिक्रिया, उसके बारे में देखो। सबसे पहले क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
जल मिलता है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश किसकी उपस्थिति में बताया था? क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं और 12 अणु जल के लेते हैं, ठीक है। 6 CO2 प्लस 12 H2O सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में। आगे क्या उत्पाद बनता है? C6H12O6, यह एक प्रकार का ग्लूकोज है। हमने लिखा था कि कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का एक भाग कह सकते हैं ना कि पार्ट ग्लूकोज, ग्लूकोज ही एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। इन कार्बोहाइड्रेट के सामान्य सूत्र की बात करें तो होता है CH2N, ठीक है। अब देखो C कार्बन के 6 अणु, सॉरी O कर सकते हैं, या N मतलब ऑक्सीजन की संख्या के बारे में। C कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु, यानी कि 6 दुए 12 हो गए, और ऑक्सीजन के 1 अणु 6 हो गए, ठीक है। जितने यहाँ पर हम कितने अणु लेते हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये हमें नहीं पढ़ना है, उसके बारे में देखो C6H12O6 ग्लूकोज दे रखा है, और क्या बनता है? 6O2 प्लस 6H2। हम देखते हैं रिएक्शन संतुलित हुई या नहीं। यहाँ पर कार्बन के कितने अणु हैं? तो कार्बन के 6 अणु हैं। ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? ऑक्सीजन के 6 दुए 12, 12 या 6H2O होंगे, सॉरी 12 और 12 24 होंगे ऑक्सीजन। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो हाइड्रोजन के अणु होंगे यहाँ 24। अब संतुलित हुई, कार्बन के 6 अणु पूरे हो गए, हाइड्रोजन के 12 निकल गए तो पीछे 12 बचे, और ऑक्सीजन के 6 निकल गए तो पीछे कितने बचे? 18। 18 में से यहाँ ऑक्सीजन के 12 निकल गए, ठीक है, पीछे कितने बचे? 6 बचे। अब देखो हाइड्रोजन के यहाँ 12 समाप्त हो गए, अब ऑक्सीजन के 6 अणु बचे तो 6O, यानी कि ऑक्सीजन के भी 6 अणु हो गए। तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब हम करवाए तो हमें कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो भोजन पचित होगा, उसके बाद में पौधे अपने भोजन स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज बना, ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है।